रहमतपुर में रंजन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुधिया के साथ रहा करता था। सुधिया पैसे से भले ही गरीब थी, लेकिन स्वभाव से बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली और दयालु थी। सुधिया सुबह 4 बजे उठकर पास ही के एक शिव मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाया करती थी और बाकी के समय एक दर्जी की दुकान पर सिलाई करके अपना घर चलाती थी। लेकिन दूसरी ओर उसका पति रंजन बड़ा ही लापरवाह और कामचोर था। सुनते हो जी? क्या है भाग्यवान? मैं मंदिर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा ठीक है, बंद कर लूंगा, रोज ही तो जाती हूँ, इसमें क्या नया है? फिर हर रोज एक ही बात क्या कहती रहती हो? तुम जाओ, मैं दरवाजा बंद कर लूंगा। और फिर सुधिया शिव मंदिर चली जाती है और रोजाना की तरह भोले बाबा का जलाभिषेक करके उन्हें भोग चढ़ाती है। हे भोलेनाथ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वैसे तो घर पति को चलाना चाहिए, लेकिन मेरा पति काम करना ही नहीं चाहता, इसलिए मुझे ही घर का खर्च उठाना पड़ता है। काश उन्हें भी थोड़ी अक्ल आ जाती और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते। और फिर सुधिया पूजा पाठ समाप्त करके घर लौट आती है। लेकिन घर जाने पर हे भगवान, ये सब क्या हो गया? घर की सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने घर में धमाचौकड़ी मचाई हो। लेकिन इन सब के बीच रंजन घोड़े बेचकर सो रहा होता था, जिसे देख सुधिया बहुत गुस्सा हो जाती है। देखो तो जरा, इतना सब कुछ हो गया लेकिन इन्हें जरा भी होश नहीं है। अजी सुनते हो? ये घर का हाल ऐसे कैसे, किसने किया? ये सब क्या हो गया? मैंने तो दरवाजा बंद करके रखा था। हद होती है लापरवाही की। मैंने आपसे कहा था ना कि दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, लेकिन तुमने हमेशा की तरह मेरी एक ना सुनी। अब देखो घर का क्या हाल हो गया है। अरे लेकिन मैं तो ये सब कैसे हो गया? अगले दिन बेचारी सुधिया रोजाना की तरह काम करने दर्जी की दुकान पर जाती है। अरे सुधिया, क्या बात है बेटी? आज बड़ी उदास उदास सी लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं चाचा, दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया जोड़ के मैं घर चलाती हूँ और मेरा पति एक काम नहीं करता और ना ही घर का खर्च उठाता है। समझ नहीं आता ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी। और फिर सुधिया सुलेमान चाचा को सारी बातें बताती है। क्या करोगी बेटी, भाग्य का लिखा टाले नहीं टलता। अब तुम्हारे नसीब में निकम्मा पति ही लिखा था, तो क्या करोगी? यही तो सोचकर आधी जिंदगी बीत गई सुलेमान चाचा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना कि आखिर तुम्हारे घर पर घुसा कौन, जिसने तुम्हारे घर का ये हाल किया होगा? पता नहीं चाचा, वही तो समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कोई जानवर होगा जो गलती से घुस गया होगा। ये भी हो सकता है। और फिर सुधिया फिर से अपने काम में लग जाती है। शाम के वक्त जब सुधिया वापस घर लौट कर आती है तो पूरे गांव के लोग गांव के चौपाल पर भीड़ लगाए खड़े थे। अरे भाई, अब चाहे जैसे भी हो, इस शरारती बंदर को पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक कहते हो हरिया भैया, इस दुष्ट बंदर ने तो पूरे गांव में तहलका मचा रखा है। अरे हरिया चाचा, क्या बात है? आप सब लोग यहाँ और इतनी भीड़ किस बात की है? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या बताए सुधिया बेटी, कुछ दिनों से एक शरारती बंदर ने पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा है। हाँ बिटिया, कल रात तो वो सरिता चाची के घर में भी घुसा था और उनके गहने लेकर भाग गया। मुझे तो लगता है कि ये बंदर पक्का किसी चोर का साथी है, तभी तो लोगों के घर में घुसकर ऐसे आतंक मचा रहा है। क्या बंदर? इसका मतलब उस दिन मेरे घर में भी बंदर ही घुसा था। ओह, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर सारा सामान बिखराया किसने। भाई, मुझे तो लगता है अब सभी को मुखिया जी के पास जाना चाहिए
और सभी को मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। हम सभी को मुखिया जी के पास जाना चाहिए। और फिर सभी मुखिया जी के पास जाते हैं। आवाज सुनकर गांव का मुखिया दीपकराम अपने घर से बाहर आता है। क्या बात है भाई, आज इतने सारे लोग मेरे घर पर? लगता है कोई बड़ी बात हो गई है क्या? अरे क्या बताऊं मुखिया जी, बड़ी ही मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मैंने नए नए डिजाइन वाले बर्तन खरीदे थे। सोचा था जब मुझे लड़की वाले देखने आएंगे तो उसी बर्तन में उन्हें नाश्ता पानी दूंगा, लेकिन उस कमबख्त बंदर ने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। क्या बंदर? हाँ मुखिया जी, एक बंदर है जो गांव वालों के घर में घुस घुस कर तोड़ फोड़ मचा रहा है और चीजें तोड़ फोड़ रहा है। इसीलिए उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्या तुम सब भी इतनी छोटी छोटी बातों पर मुंह उठाकर चले आते हो? मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या जो अब मैं बंदर पकड़ता रहूंगा? चलो चलो जाओ, सब अपने अपने घर जाओ। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। और फिर मुखिया धनीराम सभी को डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसी रात जब धनीराम अपने कमरे में सो रहा होता है, उसे बड़े जोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है? जैसे ही धनीराम आवाज की तरफ बढ़ता है, उसे रसोई घर में एक बंदर दिखाई पड़ता है। हे भगवान, ये तो एक बंदर है। चल 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 चल, चल भाग भाग यहाँ से। धनीराम को देख बंदर भाग तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ धनीराम के घर की कई कीमती चीजें तोड़ता चला जाता है। हाय राम, सत्यानाश हो तेरा, मेरे घर का सारा सामान तोड़ दिया। सत्यानाश हो इस बंदर का, इतना कीमती सामान तोड़ दिया। अगले दिन मुखिया जी गांव के चौपाल पर सभी लोगों की बैठक रखते हैं। क्या बात है मुखिया जी, उस दिन तो आपने हमें सभी को डांट कर भगा दिया था, फिर आज ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि वापस सभी को बुलाया है। क्या बताऊं राजू, तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम सभी की बातों को हल्के में लिया। मुखिया जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर तो यही लगता है कि जरूर कल इनके घर भी बंदर घुस आया था और उसने जमकर तोड़ फोड़ मचाई होगी। सही कहा तुमने, कल वो बदमाश बंदर मेरे घर में घुस आया था और ना जाने कितनी सारी कीमती चीजें तोड़ दी। ये मुसीबत तो दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा मुखिया जी। लेकिन भैया राजू, करेंगे क्या? वो ठहरा जंगली जानवर और हम भोले भाले इंसान, भला हम उसे कैसे पकड़ सकेंगे? हाँ, हरिया ने बिल्कुल ठीक कहा। उस जंगली बंदर को भला हम कैसे पकड़ेंगे? ये काम उतना आसान नहीं है। कि तभी सामने से सुधिया चली आती है। अरे बेटी सुधिया, कहाँ से चली आ रही हो? वो मुखिया जी, कल सुबह पूजा करनी है ना, तो उसके लिए बाजार से लड्डू लेकर आई हूँ। अरे देखो, बेटी सुधिया ने ही हमें कितना बढ़िया उपाय सुझाया है। मैं कुछ समझी नहीं मुखिया जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सब उस शरारती बंदर को पकड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे उसे पकड़ा जाए। लेकिन देखो, तुमने कितना बढ़िया उपाय सुझाया है। आपके कहने का क्या मतलब है मुखिया जी? जरा साफ साफ कहिए। अरे साफ साफ ही तो बता रहा हूँ। मैंने सुना है बंदरों को लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो क्यों ना हम उस बंदर को लड्डुओं का लालच देकर पकड़ लें। हाँ हाँ, मुखिया जी सही कह रहे हैं, हम लड्डुओं को ही अपना हथियार बनाकर उस दुष्ट पापी बंदर को पकड़ेंगे। कल हम यही गांव के मंदिर में एक पूजा रखते हैं और प्रसाद के लिए ढेर सारे लड्डू बनवाते हैं। उस बंदर को जब स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध मिलेगी तो वो उसे खाने जरूर आएगा। तभी मौका देखकर हम उसे वहीं जाल में पकड़ देंगे। सही कहा मुखिया जी ने, यही सही रहेगा। लेकिन सुधिया को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो मुखिया जी से बोलती है।
मुखिया जी, मुझे लगता है ऐसे किसी बेजुबान जानवर को यूं इस तरह लालच देकर पकड़ना सही नहीं रहेगा। क्या बेजुबान जानवर? तुम्हारे उस बेचारे जानवर ने हमारा कितना नुकसान किया है, तुम्हें मालूम भी है? हरिया चाचा, वानर तो स्वयं हनुमान जी का रूप होते हैं, और वैसे भी बेचारा जानबूझकर थोड़ना ये सब कुछ करता रहता है। तो तुम ही बता दो कि वो ये सब क्यों कर रहा होगा। मुझे लगता है वो बंदर रास्ता भटक गया होगा और गलती से हमारे गांव में घुस गया होगा, तभी तो खाने की तलाश में सभी के घरों में घुस रहा है। देखो सुधिया, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना हम तो जाएंगे ही। तुम्हें अगर ज्यादा ही दया आ रही है तो उसे पकड़ लेने के बाद तुम्हें ही दे देंगे। तुम उसकी देखभाल करना, समझी? सुधिया बेचारी चुपचाप अपने घर चली जाती है और फिर उस बंदर के बारे में सोचने लगती है। पता नहीं ये लोग कल उस बेचारे बंदर के साथ क्या क्या करने वाले हैं। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करना। अगले दिन सभी योजना के अनुसार गांव के शिव मंदिर में जमा होते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। जैसा कि तय हुआ था, लड्डुओं से भरी एक बड़ी सी टोकरी मंदिर की सीढ़ियों पर एक जाल बिछाकर रख दी जाती है, ताकि जब बंदर लड्डू खाने आए तो उस जाल में फंस जाए और सभी उसे पकड़ ले। अरे ओ हरिया, याद है ना, हमें बंदर भी पकड़ना है, तो तुम लड्डुओं पर ध्यान रखना। हाँ हाँ मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब आने तो दो उस बदमाश बंदर को, देखना कैसे आसानी से उसे पकड़ लेता हूँ। और फिर सभी लोग पूजा में व्यस्त हो जाते हैं। ये लड्डुओं की सुगंध तो वाकई में बहुत अच्छी है। एक आध चख लूं क्या? कोई देख तो नहीं रहा। वैसे भी मेरे एक चखने से क्या ही होगा, बाद में तो ये सारे स्वादिष्ट लड्डू उस जंगली बंदर के पेट में ही तो जाने वाले हैं। चलो एक लड्डू चक्कर देख ही लेता हूँ। और फिर हरिया से रहा नहीं जाता है, वो धीरे धीरे करके सारे लड्डुओं को खाना शुरू कर देता है। इधर सामने बैठे बैठे हरिया सारे लड्डुओं को चट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो बंदर पीछे बैठकर आधे लड्डुओं को खा रहा था कि तभी राजू की नजर उस बंदर पर पड़ती है। अरे वो रहा बंदर, जल्दी पकड़ो इसे, कहीं भाग ना जाए। क्या? कहाँ है बंदर? जाल बांधो, जल्दी पकड़ो इस जंगली बंदर को। सभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर हरिया डर जाता है। उसे ये डर था कि कहीं सब उसे लड्डू खाते हुए ना पकड़ ले। और इसी हड़बड़ी में बंदर तो भाग जाता है, लेकिन हरिया जाल में पकड़ा जाता है। सभी बिना जाने बूझे हरिया को बंदर समझकर उसकी जमकर धुलाई करते हैं। मार डाला रे, आए दैया, पापियो, मुझे बंदर समझकर क्यों मार रहे हो? अरे मैं बंदर नहीं हूँ। अरे ये तो हरिया की आवाज है। अरे भाई हरिया, ये बंदर के जाल में तुम कहाँ से आए? हाय, मैं तो तुम लोगों की मदद कर रहा था और तुम लोगों ने मुझे ही बंदर समझकर धो दिया। मुखिया जी, ये बंदर तो बड़ा ही चालाक निकला। देखो तो, बेचारे हमारे हरिया को ही जाल में फंसाकर भाग गया, ऊपर से सारे लड्डू भी खा गया। अब हम क्या करेंगे? भाई मुझे लगता है इस जंगली बंदर को पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इस समस्या का समाधान तो महाराज के ही पास मिलेगा। और फिर अगले दिन सभी महाराज श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। क्या बात है मुखिया जी, आज हमारी प्रजा हमारे दरबार में सब कुशल मंगल तो है ना? अब महाराज क्या बताएं, हम सभी बड़ी मुश्किल में हैं। हमारे रहते हमारी प्रजा को कष्ट? ऐसा कौन है जो हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है? जल्दी बताइए, हम अभी उसको मृत्यु दंड दे देंगे। और फिर सभी महाराज को सारी बातें बताते हैं। ओ, तो ऐसी बात है। हम आज रात से ही उस शरारती बंदर की खोज की शुरुआत करते हैं। बहुत जल्द वो बदमाश बंदर पकड़ा जाएगा। और फिर महाराज के आदेश के अनुसार कुछ सिपाही बंदर को ढूंढने गांव में जाते हैं। अरे भाई, गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस जंगली बंदर का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो भैया। आखिर कब तक उस बंदर की तलाश में भटकते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें महल लौट जाना चाहिए और महाराज को बता देना चाहिए कि उस बंदर का कहीं कुछ पता नहीं चला। अभी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी पास के ही एक घर से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। दोनों सिपाही दौड़ते हुए उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, इतना बड़ा बंदर! जल्दी करो, इसे फटाफट से पकड़ लेते हैं। हट हट, हिश हिश हिश। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो दोनों बंदर को नहीं पकड़ पाते और वो बंदर वहाँ से भाग जाता है। और फिर ये खबर जब महाराज के कानों पर पहुँचती है। क्या तुम सब इतने निकम्मे हो कि एक मामूली से बंदर को नहीं पकड़ पाए? अगर यही हाल रहा तो प्रजा में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, बताओ। अरे महाराज, वो हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बंदर इतना तेज निकला कि चाहकर भी हम उसे पकड़ नहीं पाए। अब तुम लोग रहने ही दो, हम समझ गए कि ये काम तुम सबके बस का है ही नहीं। लगता है अब ये साहस का काम मुझे ही करना होगा। और फिर अगले दिन महाराज खुद ही महामंत्री के साथ उस बंदर को पकड़ने निकल पड़ते हैं। महाराज, सिपाही बता रहे थे कि उस दिन वो बंदर भागकर इन जंगलों में चला गया था। तो इस हिसाब से हमें इस और ही उस जंगली बंदर की तलाश करनी होगी। और फिर दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं कि तभी उनकी नजर उस बंदर पर पड़ती है जो एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा आराम फरमा रहा था। मौका देखते ही महामंत्री भाले से उस बंदर पर हमला कर देते हैं, लेकिन बंदर भी कहाँ कम था। काट डाला रे महाराज, बचाइए, इस बंदर ने मेरे हाथ में काट लिया। महामंत्री जी, ये क्या हो गया? चलिए यहाँ से जल्दी चलिए, इससे पहले कि बंदर आपको और नुकसान पहुँचाए। और फिर किसी तरह दोनों अपनी जान बचाकर महल वापस लौट आते हैं। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि उस बंदर को पकड़ने गए राजा और महामंत्री को बंदर ने काट लिया है। देखते ही देखते पूरे गांव में बंदर के नाम से दहशत फैल जाती है। भाई राजू, तुमने कुछ सुना क्या? हाँ भाई, मैं क्या, ये बात तो पूरे गांव को पता है। सुना है महामंत्री जी को उस बंदर ने काट लिया है। सोचो भैया, वो बंदर कितना शक्तिशाली होगा जिसने महामंत्री जी को ही काट लिया। तभी तो आज तक कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। क्या बताऊं भैया, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। सोच रहा हूँ कि इस गांव को छोड़कर कहीं और रहने चला जाऊं, कम से कम जान तो बचे। उधर इन सब बातों से अनजान सुधिया रोजाना की तरह अपने घर लौट ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसी बंदर पर पड़ती है। अरे, ये तो वही बंदर है जिसने पूरे गांव में उद्दम मचा रखा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए कि आखिर ये रहता कहाँ है। और फिर सुधिया उस बंदर के पीछे पीछे चल पड़ती है। कुछ दूर पीछा करने पर सुधिया देखती है, अरे ये बंदर उस झोपड़ी में कहाँ जा रहा है, मुझे चलकर देखना चाहिए। और फिर सुधिया भी उस बंदर के पीछे पीछे उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी बीमार एक चरपाई पर बैठा हुआ था। चिंटू, आखिर कब तक तू ऐसे ही लोगों के घर से खाना चुरा चुरा कर इस गरीब का पेट भरता रहेगा? कहीं किसी की नजर तुझ पर पड़ गई तो तेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी बेटा। बेचारा चिंटू बंदर चुपचाप अपने बूढ़े मालिक की बात सुन रहा था और एक टक लगाए उसकी ओर देख रहा था, मानो वो बेजुबान जानवर अपने मालिक के लिए कितनी गहरी चिंता में डूबा हुआ हो। देख, अब मेरे कारण तुझे कितना गहरा घाव लग गया। मुझ बूढ़े के पास तो इतना पैसा भी नहीं कि तेरा इलाज करवा सकूं। रुक, मैं इस घाव पर हल्दी का लेप लगा देता हूँ।
और फिर सीताराम हल्दी का लेप चिंटू के घाव पर लगाने लग जाता है। सुदिया भी वहीं पर छिपकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। हे भगवान, बताओ, बेचारा चिंटू बंदर अपने बूढ़े मालिक के लिए ये सब कर रहा है और गांव वाले इसे चोर समझ रहे हैं। मुझे अभी जाकर गांव वालों को सारी सच्चाई बतानी होगी। लेकिन इस बंदर ने महामंत्री को काटा है और सारे लोग इसकी तलाश में हैं। अगर उन्हें इसके घर का पता चल गया तो कहीं ये सब मिलकर उसको मार न डाले। और फिर सुदिया किसी को भी कुछ भी न बताने का फैसला करती है। लेकिन अगले दिन महाराज अपने कमरे में लेटे हुए थे कि तभी चिंटू बंदर उनके कमरे में आता है, जिसे देख महारानी जोर से चिल्लाती है, महाराज, महाराज, जल्दी उठिए, उठिए, देखिए वो दुष्ट बंदर आपसे बदला लेने के लिए हमारे महल तक पहुंच गया है। क्या? कहाँ है बंदर? कहाँ है? सिपाहियों, जल्दी करो, ये शरारती बंदर बचकर भागने ना पाए। महाराज, इस दुष्ट बंदर को मृत्यु दंड देना ही चाहिए। इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। हाँ महाराज, हाँ मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पापी बंदर को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये तो एक जानवर के रूप में चोर है, चोर, जिसने मेरे घर से कई कीमती चीजें चुराई हैं और मेरा बहुत नुकसान भी किया है। तुम सब सही कह रहे हो। इस बंदर ने हमारे राज्य में बहुत आतंक मचा रखा है। इसकी वजह से महामंत्री जी घायल हुए हैं और प्रजा का भी बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए हम आदेश देते हैं कि इस बंदर को जान से मार दिया जाए ताकि ये फिर से किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। रुकिए महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। महाराज, इस सुधिया की बात मत सुनिए। ये पागल है जो इस बंदर को भगवान का रूप समझती है, लेकिन इसकी करतूत नहीं देखती। और नहीं तो क्या, इस बंदर ने इसका भी तो बहुत नुकसान किया है, लेकिन ये है कि हमेशा इस बंदर का ही पक्ष लेती रहती है। महाराज, जानवर हो या फिर इंसान, हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सुधिया? जो कहना है साफ साफ कहो। तो फिर सुनिए महाराज, ये बेजुबान जानवर निर्दोष है। इसने जो कुछ भी किया है जाने अनजाने में किया है। ये सुनकर सभी बड़ी हैरानी से सुधिया की तरफ देखने लग जाते हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो सुधिया? तुम्हें पता भी है? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए, आपको अपने आप ही सब समझ आ जाएगा। और फिर सुधिया महाराज समेत बाकी के सभी लोगों को उसी झोपड़े में ले जाती है जहाँ वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहा करता था। कौन है भाई? बाबा, मैं सुधिया हूँ, आप ही के गांव में रहती हूँ और मेरे साथ ये महाराज आए हुए हैं। सुधिया चिंटू के बारे में सारी बातें सीताराम को बताती है, जिसे सुनने के बाद वो महाराज से बोलता है, महाराज, दरअसल चिंटू मेरा ही पाला हुआ बंदर है। कुछ साल पहले मैं और चिंटू गांव-गांव जाकर खेल तमाशे दिखाते थे और बदले में जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा बसर किया करते थे। बेचारा चिंटू मेरा बहुत ख्याल रखता था। इसीलिए पैसों की लालच में तुमने उसे चोरी करवानी सिखा दी है? नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये पालतू बंदर चिंटू पूरे गांव में क्या तबाही मचा रहा है? हाँ, इस दुष्ट बंदर ने मुझ पर हमला किया। मैं तो मरते मरते बचा हूँ। और इतना ही नहीं, इस जंगली बंदर ने गांव में कई लोगों के घर में तोड़-फोड़ भी मचाई है। कितने सामान का नुकसान भी किया है। क्यों सुधिया, तुम भी कुछ बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? हाँ, ये बात सच है कि चिंटू ने गांव में तोड़-फोड़ मचाई, लेकिन इन सब के पीछे उसका इरादा नेक था। ये ठीक कह रही है महाराज। बूढ़ा होने के कारण अब मैं कोई काम नहीं कर पाता और मैं कई दिनों से बीमार भी हूँ। लेकिन ना तो घर में खाने को एक दाना है और ना ही इलाज के लिए पैसे। इसीलिए ये बेचारा बिना कुछ सोचे समझे मेरे लिए कभी खाना तो कभी घर की कुछ चीजें उठाकर ले आया करता था, ताकि जैसे तैसे गुजारा हो सके।
बंदर का अपने मालिक के प्रति इतना अटूट प्यार देखकर महाराज को दोनों पर बहुत दया आती है, इसलिए वो फैसला लेते हैं। आपकी बातों से साफ समझ में आ रहा है कि वाकई में चिंटू जो कुछ भी कर रहा था जाने अनजाने में और अपने मालिक के लिए कर रहा था, इसीलिए इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो फिर महाराज अब इस बंदर का क्या करेंगे? इसे तो चोरी करने की आदत हो गई है, अब इसे कैसे समझाएंगे? इसकी चिंता आप मत करिए महामंत्री जी। इस बंदर ने अपनी जान हथेली में रख कर ये सब कुछ किया है ताकि इसके मालिक को खाना और दवा मिल सके। इसीलिए आज से सीताराम और उसके बंदर चिंटू की देखभाल की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और फिर महाराज सीताराम को रहने के लिए अच्छा घर और ढेर सारा अनाज देते हैं और वैद्य जी से उसका इलाज भी करवाते हैं। अपने मालिक को खुश देख चिंटू भी अब किसी के घर में चोरी नहीं किया करता था और ना ही किसी के घर में उद्यम मचाता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं आप। लगता है हमारे पैरों में किसी ने काट लिया है। और फिर आखिरकार शिल्पकार गिरधर का पता चल ही जाता है। राजा अपने सारथी मधु और रानी मधुमती के साथ शिल्पकार की खोज में निकल पड़ते हैं। अरे भाई जरा सुनना, जी कहिए। ये शिल्पकार गिरधर का घर कहाँ है? वो उस झोपड़े को देख रहे हैं, वही है शिल्पकार गिरधर का घर। इसके बाद सभी उस झोपड़े के पास पहुंचते हैं। गिरधर, ओ गिरधर, अरे कोई घर पर है भी कि नहीं? तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अरे कौन हो भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? उन दिनों उधमपुरी गांव में राजा कुंवर वीर सिंह का राज्य था, जो स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे और दयालु थे। लेकिन उनकी पत्नी मधुमती बहुत ही हठी और गुस्सैल स्वभाव वाली स्त्री थी, जिसके कारण महाराज बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे कि तभी महाराज अरे महारानी, आप यहाँ इस वक्त दरबार में क्या कर रही हैं? महाराज, मुझे आपसे अभी के अभी बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन महारानी, अभी हम दरबार में बैठे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? महाराज, हमें लगता है कि आपको इस वक्त महारानी जी की बात सुन ही लेनी चाहिए। हम इस जरूरी चर्चा को कल कर लेंगे। महाराज अपनी रानी मधुमती के गुस्से को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो महामंत्री की बात मान लेते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं। क्या बात है महारानी, ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि आपको यूं इस तरह दरबार में आना पड़ा? क्या आपको मेरा आना इतना बुरा लगा? मैं उधमपुरी की महारानी मधुमती अब क्या अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बात क्या है? बात कुछ ऐसी है कि वो मेरी जूनागढ़ वाली बहन है ना, रानी सीतामणि। हाँ हाँ, उसे क्या हो गया? क्या महाराज, आप भी भला उसे क्या होगा? वो दरअसल उनके यहाँ से संदेश आया है। वो उन्होंने अपने नए महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया है, जिसके लिए हमें जाना है। ओह, तो ऐसी बात है। ऐसा करो, आप कुछ दासियों को लेकर उनके यहाँ हो आइए, और हाँ, जाने से पहले राज खजाने से कुछ हीरे जेवरात भी ले जाइएगा, उनके लिए भेंट के रूप में। ये सुनकर महारानी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भरे समाज में हमारी इज्जत खराब करवाना चाहते हैं क्या? इतने बड़े यज्ञ में अगर हम अकेले गए तो हमारे राज्य की कितनी बदनामी होगी। महारानी, बात समझने की कोशिश करिए। वो दरअसल मुझे दरबार में कई जरूरी काम है, जिसे छोड़कर जाना सही नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती, आपको चलना है मतलब चलना है। और फिर रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारे महाराज चिंता में बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, पता नहीं इसे कब बुद्धि आएगी। अगले दिन ना चाहते हुए भी महाराज जूनागढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं
और फिर महाराज और महारानी अपने कुछ सिपाहियों के साथ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनका रथ चालक मधु कहता है, महाराज, आगे घना जंगल है और कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला है। मुझे लगता है हमें आज रात यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। क्या विश्राम? अभी 2 कोस चले नहीं, तुम थक गए मधु। अरे भाग्यवान, तुम इस बेचारे पर क्यों गुस्सा करती हो? ठीक ही तो कह रहा है मधु, रात होने वाली है। ऐसे में घने जंगल में जाना भला कोई बुद्धिमानी की बात है क्या? ठीक है, आप भी ना अपने नौकरों को बहुत सिर पर चढ़ा कर रखते हो। और फिर सारे लोग थोड़ी देर वहीं विश्राम के लिए रुक जाते हैं। सारथी मधु, मुझे लगता है कि हमें भोजन के लिए कुछ फलों का इंतजाम कर लेना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं जंगल से कुछ खाने को ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम अकेले मत जाओ। वैसे भी तुम्हें रथ चलाना आता है, शिकार करना नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। इसके बाद राजा अपने सारथी मधु को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। इधर रानी अपने एक सिपाही मयूर सिंह से कहती है, मयूर सिंह, जी महारानी जी। हमारा मन नहीं लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम यहीं आसपास में टहलने लगते हैं। तब तक महाराज और मधु भी लौट आएंगे। जैसे आपकी आज्ञा महारानी जी। और फिर दोनों जंगल की दूसरी तरफ टहलने को चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर रानी मधुमती को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है, जिसे देख वो कहती है, मयूर सिंह, लगता है वहाँ किसी की झोपड़ी है। हमें चलकर देखना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। हो सकता है वहाँ कुछ आग जलाने को और खाने पीने को भी मिल जाए। जो आज्ञा महारानी जी। और फिर दोनों उस झोपड़ी के पास पहुँचते हैं, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। मयूर सिंह, जल्दी से इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। लेकिन महारानी जी, पता नहीं ये किसका घर है, और यूं किसी की मर्जी के बिना दरवाजा तोड़ देना क्या उचित होगा? मयूर सिंह की बात सुनकर रानी मधुमती का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। क्या कहा? अब तुम्हारे जैसा पिद्दी सा सिपाही मुझे उधमपुरी की रानी मधुमती को ये समझाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित? नहीं नहीं महारानी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था, हो सकता है ये घर किसी गरीब का हो। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत से इस झोपड़ी को बनाया हो। मयूर सिंह, जितना कहा जाए बस उतना ही किया करो, समझे? मयूर सिंह के लाख समझाने पर भी जब रानी मधुमती नहीं मानती तो आखिरकार वो उस झोपड़ी का दरवाजा तोड़ ही देता है। झोपड़ी के अंदर एक कोने में कुछ फल फूल और थोड़ी सी लकड़ियां भी रखी हुई थी, जिसे देख रानी बोलती है, अरे वाह, देखो तो बैठे बैठाए भोजन भी मिल गया और आग तापने के लिए लकड़ियां भी। बेकार में महाराज भोजन की तलाश में मेहनत करने गए। और फिर रानी उन लकड़ियों को जलाकर आग तापने लगती है और रखे हुए फलों को भी खाने लगती है कि तभी दुष्ट रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे हमारी झोपड़ी में आने की? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तपस्वी जी, उधमपुरी की रानी हैं हम, आपके लिए दूसरा झोपड़ा बनवा देंगे। क्या? एक तो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में घुसाई और ऊपर से धन दौलत का घमंड दिखाती हो। बाप रे, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा? तभी उस ऋषि की नजर बचे हुए फलों पर पड़ती है। ये फल फूल लकड़ियां तो मैंने यज्ञ के लिए रखे थे और तुमने इन्हें झूठा कर दिया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया, आपके लिए दूसरा मंगवा देते हैं। क्या? तुम्हारा ये दुस्साहस! मूर्ख रानी, हट के आगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत घमंड है ना तुझे। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यहाँ हट, कटु वचन और घमंड तेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन रानी पर ऋषि सुनक की बातों का कोई असर नहीं होता और अपनी आदत से लाचार रानी मधुमती वापस लौट जाती है। अगली सुबह सभी लोग जूनागढ़ के लिए निकल पड़ते हैं और महल में पहुंचते हैं। बहन सीतामणि, अरे रानी मधुमती, आप आ गई। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद रानी सीतामणि अपनी बहन को महल दिखाने ले जाती है।
देखो बहन, इस महल की नक्काशी तो देखो। ये महल महाराजा श्लोक सिंह ने खास मेरे लिए बनवाया है ना अद्भुत? ठीक ठाक ही है। कभी हमारे राज्य आओ, वहाँ तुम्हें इससे भी अधिक सुंदर सुंदर महल देखने को मिल जाएंगे। अच्छा लगता है, फिर तो कभी आना पड़ेगा तो उधमपुरी जरूर आएंगे। अरे क्या तुम्हें बताया क्या महाराज ने मेरे लिए एक ऐसा ही विशेष महल बनवा रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब महल बन जाए तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपने राज्य वापस लौटने के बाद रानी मधुमती के दिमाग में सिर्फ महल बनवाने की बात चल रही थी। एक दिन जब राजा अपने महल की बगीचे में बैठे हुए थे, तभी महाराज, आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या बात है महारानी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशानी की तो बात है महाराज। आप कहना क्या चाहती हैं, जरा साफ साफ कहिए। ठीक है, फिर साफ साफ सुनिए महाराज। मैंने बातों बातों में अपनी बहन सीतामणि से कह दिया है कि आप मेरे लिए एक वैसा सुंदर ही और अद्भुत सा महल बनवा रहे हैं। क्या? जी महाराज, अब आपको किसी भी हालत में वैसा ही एक अद्भुत सा महल का निर्माण करवाना होगा। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि वो महल किसी खास शिल्पकार ने बनाया है। आपने बिल्कुल सही सुना है। चाहे जो हो, आपको उस शिल्पकार को ढूंढना ही होगा और ठीक वैसा ही महल मेरे लिए बनवाना होगा। ये कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और बेचारा राजा सोच में पड़ जाता है। हे ईश्वर, अब मैं उस शिल्पकार को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बताएं महामंत्री जी, महारानी का गुस्सा और जिद तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रही हैं। समझ नहीं आता कैसे इन्हें समझाऊं। अब ऐसी क्या बात हो गई महाराज? आप एक काम कीजिए महामंत्री जी, पता कीजिए कि जूनागढ़ में उस नए महल का निर्माण किस शिल्पकार ने किया है और उसे ढूंढकर मेरे पास ले आइए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आज्ञा अनुसार महामंत्री पूरे राज्य में घोषणा कर देते हैं कि जो कोई भी उस शिल्पकार को ढूंढ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। और फिर आखिरकार शिल्पकार गिरधर का पता चल ही जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, पता चला है कि जिस शिल्पकार को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम गिरधर है और वो दूर उस पहाड़ी के पार रहता है। बंसीलाल, तो फिर तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो महाराज, मैंने अपने कुछ आदमियों को उसके पास भेजा भी था, लेकिन क्या बंसीलाल? महाराज, वो शिल्पकार बड़ा अड़ियल किस्म का है। वो अपनी मर्जी के बिना किसी के भी पास नहीं जाता, फिर चाहे वो कोई राजा ही क्यों ना हो। अगर ऐसी ही बात है तो कल हम खुद उसके पास जाएंगे और देखते हैं कि वो हमें कैसे मना करता है। अगले दिन राजा उस शिल्पकार के पास जाने की तैयारी में लग जाते हैं कि तभी रानी मधुमती वहाँ पर आ जाती है। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? पता नहीं वो जगह यहाँ से कितनी दूर है, बेकार में आपको परेशानी होगी। महाराज, आप बहुत भोले हैं। हो सकता है वो शिल्पकार आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले और आने से मना कर दे। राजा के समझाने के बाद भी रानी नहीं मानती और आखिरकार राजा उन्हें साथ ले चलने को तैयार हो जाते हैं। राजा अपने सारथी मधु और रानी मधुमती के साथ शिल्पकार की खोज में निकल पड़ते हैं। जंगल में काफी दूर चलने के बाद आखिरकार एक पहाड़ी के पीछे एक गांव हरिपुर आता है। अरे भाई, जरा सुनना। जी कहिए। ये शिल्पकार गिरधर का घर कहाँ है? वो उस झोपड़े को देख रहे हैं, वही है शिल्पकार गिरधर का घर। इसके बाद सभी उस झोपड़े के पास पहुंचते हैं। गिरधर, ओ गिरधर, अरे कोई घर पर है भी कि नहीं? तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है। अरे कौन हो भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा सोच समझ के बोलो भाई, तुम उधमपुरी के महाराज राजा कुंवर वीर सिंह के सामने खड़े हो। माफ करिएगा महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो दरअसल हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। क्या लेने? पर क्यों?
हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए ठीक वैसा ही महल तैयार करके दो जैसा तुमने जूनागढ़ के महाराज श्लोक सिंह के लिए किया था। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें बस चलना ही है। चाहो तो इसके लिए मुंह मांगा इनाम ले लो। लेकिन महारानी जी, अगर एक शब्द भी और कहा तो हम तुम्हें अभी कैदी बना लेंगे। हठी रानी शिल्पकार को बोलने का मौका ही नहीं देती और आखिरकार शिल्पकार साथ चलने को तैयार हो ही जाता है। वापस लौटते समय रानी बोलती है, महाराज जरा रुकिए। क्या हो गया रानी मधुमती? महाराज, मैंने अभी अभी एक बहुत सुंदर तोता देखा है। मुझे वो तोता किसी भी हाल में चाहिए। क्या तोता? इतने घने जंगल में वो तोता कैसे मिलेगा भला? महाराज, अभी तो यही किसी पेड़ पर बैठा हुआ था, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आप एक बार देखिए तो भला। महाराज रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। ठीक है गिरधर, तुम हमारे साथ चलो और मधु तुम यहीं रानी के पास रहना। जी महाराज। इसके बाद दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं और फिर उस तोते की तलाश में दोनों काफी दूर निकल जाते हैं, लेकिन कहीं भी वो तोता नजर नहीं आता। काफी दूर चलने के बाद महाराज, मुझे लगता है कि वो तोता कहीं दूर उड़ गया होगा। वैसे भी इतने घने जंगल में एक तोते को पकड़ पाना कहाँ संभव है। तुम ठीक कहते हो गिरधर, अभी यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। और फिर जैसे ही महाराज पीछे मुड़ते हैं, उनका पैर एक सांप के ऊपर पड़ जाता है जो वहीं पत्तों के बीच छुपा हुआ था। हे भगवान! राजा की चीखने की आवाज सुनकर गिरधर दौड़कर उनके पास पहुंचता है। महाराज, क्या हुआ महाराज? लगता है हमारे पैरों में किसी ने काट लिया है। गिरधर तुरंत ही राजा के पैर को देखता है। पैर के अंगूठों पर सांप के काटने के निशान थे। महाराज, लगता है आपको किसी सांप ने काट लिया है। और फिर देखते ही देखते राजा वहीं बेहोश हो जाता है। शिल्पकार तुरंत राजा के अंगूठे को एक कपड़े से बांध देता है। हे भगवान, लगता है कोई विषैला सांप था। इससे पहले कि जहर पूरे शरीर में फैल जाए, जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन आसपास कोई वैद्य मिलना भी तो मुश्किल है। अगर राजा जी के अंगूठे को नहीं काटा गया तो इनकी जान भी जा सकती है। और फिर हालत की गंभीरता को देखते हुए शिल्पकार राजा के पैर का अंगूठा काट देता है। और फिर जैसे तैसे राजा को रानी के पास ले जाया जाता है। हे भगवान, ये महाराज को क्या हो गया? महारानी, राजा को किसी विषैले सांप ने काट लिया था और जहर पूरे शरीर में फैल रहा था। इसीलिए जहर को फैलने से रोकने के लिए मुझे क्या शिल्पकार? मुझे राजा जी का अंगूठा काटना पड़ा। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मुझसे बिना पूछे महाराज का अंगूठा काट दिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विकलांग बना दिया। महारानी, उतना समय नहीं था। अगर मैं जल्दी ही कुछ ना करता तो महाराज की जान भी जा सकती थी। दुष्ट, एक तो तुमने महाराज को विकलांग बना दिया और ऊपर से बहाने बना रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज पर आघात करने के जुर्म में तुम्हें कैद किया जाएगा। इधर राजा की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती चली जा रही थी, जिसे देख सारथी मधु कहता है, रानी जी, अभी ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द महाराज को किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन यहाँ इस घने जंगल में कोई वैद्य कहाँ मिलेगा? हाँ, याद आया, क्यों ना हम उसी ऋषि के पास चले जाते हैं जो हमें आते वक्त मिले थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके पास कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। ऋषि? कौन ऋषि? वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी चलो यहाँ से। और फिर सभी उस ऋषि के झोपड़े पर पहुँचते हैं जिसने रानी को श्राप दिया था। तपस्वी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार और जिद में आकर आपको बहुत भला बुरा कह दिया था। दया करके मुझे माफ कर दीजिए और हमारे राजा की जान बचा लीजिए। इन्हें किसी विषैले सांप ने काट लिया है। जी तपस्वी जी, दया करके महाराज को बचा लीजिए। इनकी हालत बहुत गंभीर है। एक तो महाराज को सांप ने काट लिया और ऊपर से इस दुष्ट शिल्पकार ने उनका अंगूठा काटकर महाराज को विकलांग बना दिया। इसे तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, मैं देखता हूँ।
और फिर सभी महाराज को झोपड़े में ले जाकर लिटा देते हैं। एक और जहाँ ऋषि सुनक महाराज को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए औषधि लगा रहे थे, तो वही दूसरी ओर बेचारा शिल्पकार अपने किए पर पछता रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। भला मुझे क्या पड़ी थी जो मैंने महाराज की जान बचाने के लिए उनका अंगूठा ही काट दिया। लो, अब भलाई करने का अंजाम भुगतो। काफी देर बाद ऋषि सुनक अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग उचित समय में उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छा हुआ इस शिल्पकार ने महाराज का अंगूठा काट दिया था। यदि जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो महाराज की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वो शिल्पकार और ऋषि सुनक से माफी मांगते हुए कहती है, तपस्वी जी, मेरे हठ और अहंकारी स्वभाव के कारण आज महाराज मौत के मुंह में चले गए थे। मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन आज आपने ही मेरे महाराज की जान बचाई है। रानी को अपने किए पर पछताते देख ऋषि सुनक उसे समझाते हुए बोले, महारानी, कोई भी इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। अहंकार और हठ से किसी का भी भला नहीं हुआ है। आप सही कहते हैं तपस्वी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शिल्पकार, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, जबकि आज तुम्हारे कारण ही महाराज जीवित बच पाए हैं। अरे नहीं नहीं महारानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज के काम आ सका। और फिर ऋषि सुनक के प्रयास के कारण महाराज जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। तपस्वी जी, मुझे अभी अभी सारी बातें पता चली। एक और जहां आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, वहीं दूसरी तरफ महारानी को सद्बुद्धि देकर इन्हें भी नया जीवन दिया है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन महल तो बनेगा ना? तभी शिल्पकार घबराते हुए बोलता है। जी महारानी जी, जैसी आपकी इच्छा। जिसे सुनकर रानी जोरों से हंसने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं आप।